ख्वाहिशें इंसानों के जीवन की एक ऐसी चीज होती है जिन्हें पूरी करने के लिए इंसान अपना पूरा जीवन लगा देता है। ख्वाहिशें ही एक ऐसी चीज होती है जिसे मरने से पहले इंसान या तो खुशी में कहता है कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, या फिर मरने से पहले बड़े दुख में कहता है कि मेरी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। कुछ इसी तरह की ख्वाहिशों से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो आप लोगों को इतना ज्यादा हैरान कर देगा जिसके बारे में आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होंगी। ये वीडियो सीधे सीधे रिलेट करता है अश्वत्थामा से। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को अश्वत्थामा से जुड़ी हुई और संजय जोशी नाम के एक वृद्ध आदमी से जुड़ी हुई एक ऐसी कहानी जानने को मिलेगी जिसे सुनकर सचमुच में आज आप लोगों की रूह तक कांप जाएगी। दोस्तों, दरअसल इस घटना की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को, जो लोग मुझसे नए जुड़े हुए हैं, जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जिनको इतनी ज्यादा हमारी जानकारी नहीं है, उन लोगों को शॉर्टकट में बताना चाहता हूं कि अश्वत्थामा आखिर थे कौन। आप हल्के में जान लो कि अश्वत्थामा एक ऐसे महाभारत के योद्धा थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अमर होने का श्राप दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप में यह कहा था कि तुम कलयुग के अंत तक, मतलब ये जो चौथा युग, जो ये वाला युग चल रहा है, इसके अंत तक जीवित रहोगे, भटकते रहोगे और सबसे मृत्यु की कामना करोगे, सबसे मौत मांगोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। तुम जीवन भर तड़पते ही रहोगे और तुम्हारे माथे से हमेशा खून और पीप बहता रहेगा, जिस दर्द को ना ही कभी कोई ठीक कर पाएगा और ना ही तुम किसी से इसे ठीक करवा पाओगे। दरअसल अश्वत्थामा से जुड़ा हुआ एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूं, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्यों अश्वत्थामा को इतना बड़ा श्राप मिला था, आखिर कौन थे अश्वत्थामा, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन खैर, अब हम इस घटना की शुरुआत करते हैं जो कि संजय जोशी से जुड़ी हुई है, उनकी अश्वत्थामा की मुलाकात की ऐसी कहानी। भाई ज्यादा नहीं बोलूंगा, सीधे कहानी शुरू करता हूं। यह घटना जो घटी सन 1983 में घटी थी, लेकिन इस घटना की शुरुआत सन 1913 में ही हो चुकी थी संजय जोशी के जन्म के साथ। संजय जोशी का जन्म गुजरात के नवसारी नाम के इलाके से थोड़ी ही और दूर पर स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो कि बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार था। इनके परिवार में केवल रामायण, महाभारत, बहुत अच्छी अच्छी पौराणिक बातें ही की जाती थी। यही सारी चीजों के साथ संजय की जवानी आई थी। संजय अब जवान हो चुके थे और इनकी जो रुचि थी वो धार्मिक चीजों में काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। संजय का विवाह हुआ था और अब फाइनली संजय की उम्र 40 से 50 साल की हो चुकी थी। 50 साल की उम्र में पहली बार इन्हें पता चला था कि अश्वत्थामा, जो कि भगवान श्री कृष्ण की श्राप की वजह से आज भी जीवित है, वो बुरहानपुर के पास के असीरगढ़ के किले में रोज सुबह आते हैं। भगवान शिव का एक मंदिर है यहाँ पर आकर भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसके ऊपर पूजा अर्चना करते हैं और सबसे पहले लौटकर चले जाते हैं। और इन्हें आज तक कोई देख नहीं पाया, जिसने देख लिया उसकी किस्मत चमक गई समझो। जब ये बात इन्हें पता चली तो ये सोचने लगे कि यार कितनी अच्छी बात हुई कि अपने जीवन में अश्वत्थामा को कभी मैं देख लूं, क्योंकि बड़े होते तक बस ये यही चीज सोचते थे कि काश मैं उनके जमाने में पैदा हुआ होता तो मैं महाभारत के किसी योद्धा को देख पाया होता, उनसे बात किया होता तो कितनी ज्यादा अनोखी बात होती, कितना ज्यादा अच्छा लगता ना। और जब आज इन्हें पता चला कि अश्वत्थामा सचमुच में एक ऐसी जगह पर आते हैं जिस जगह पर मानो जाना पॉसिबल है, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन खैर, इन्होंने ये सोचा था कि जिंदगी में कभी मौका मिलेगा तो वहां पर जरूर जाएंगे। अब इसी के साथ इनकी उम्र हो चुकी थी 70 वर्ष। इनके पोते का 18वां जन्मदिन था। इसी दिन इनके घर में बहुत बड़ी दुख खबरी आती है, ये कि इनके दादाजी मतलब संजय जोशी जो हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इन्हें कैंसर हो चुका है। कैंसर ऐसा वैसा नहीं, लास्ट स्टेज का। डॉक्टर ने कहे कि आपके पास मुश्किल से 1 महीने का समय है, जीवन में जितनी ख्वाहिशें पूरी करना है कर लो। संजय जोशी उस दिन बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन एक और चीज़ ठान लेते हैं कि अब सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। उनकी ख्वाहिशों की लिस्ट थोड़ी बड़ी थी। खाने पीने का बहुत शौक था, मिठाई खाने के और खासकर रसगुल्ले खाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। अलग अलग जगहों पर घूमना तो इन्हें पसंद ही था, लेकिन अब इन्होंने ये ठान लिया था कि जीवन में अश्वत्थामा के दर्शन जरूर करने हैं। उनके दर्शन के बाद चाहे मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर बाय चांस दर्शन नहीं भी कर पाया तो मैं वहां पर मरना चाहता हूं जहां पर अश्वत्थामा आते जाते हैं, जहां पर उनकी प्रेजेंस होती है। जब उनकी कैंसर वाली रिपोर्ट आई थी तो ये सारी चीज़ों को वो अंदर ही अंदर सोचते रहते थे और अपने कमरे में हमेशा बंद ही रहते थे, बहुत ही कम बाहर निकलते थे। एक दिन अचानक से अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, संडे का दिन था, बेटा, बहू और पोता सब लोग घर पे ही थे।
बाहर निकल कर बोलते हैं कि मैं बुरहानपुर जाना चाहता हूँ, मैं अश्वत्थामा के दर्शन करना चाहता हूँ, और नहीं भी दर्शन हुए तो मैं उस भूमि में मरना चाहता हूँ जहाँ पर अश्वत्थामा की प्रेजेंस रहती है। बेटा बहू ये बात सुनते तो भड़क जाते, बोलते पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं, आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, आप कहाँ बुरहानपुर में जाकर हैं। दरअसल बुरहानपुर में संजय जोशी की एक बेटी का विवाह हुआ था। इनका दामाद बहुत ही अच्छे नेचर का था, मतलब कहने को दामाद था लेकिन था इनका बेटा ही भाई। तो ये बोलते हैं कि फिक्र करने की क्या जरूरत है यार, बुरहानपुर से थोड़ी ही दूरी पर तो बेटी रहती है मेरी, बेटे जैसा दामाद रहता है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं वहां पर जाकर रहूंगा। ये लोग बहुत समझाते हैं बच्चे लोग अपने पिताजी को, लेकिन पिताजी बात नहीं सुनते। पिताजी बहुत ज़्यादा समझाते हैं बच्चे लोगों को, लेकिन बच्चे लोग बात नहीं सुनते। और आखिर में फैसला यहीं पर आता है कि ठीक है, आप बेटी के घर पर जाकर रहो, और खैर वहाँ पर भी मृत्यु हो गई तो क्या अब यही आपकी आखिरी ख्वाहिश है, तो क्या ही किया जा सकता है। क्या होता है कि इनकी ट्रेन की टिकट बुक करा दी जाती है, नवसारी से ट्रेन थी, और जैसे तैसे करके ये बुरहानपुर पहुंच गए। वहाँ पर जैसे ही दूसरे दिन ये पहुंचे, अपने दामाद से सारी बात बताए और एक चीज़ की रिक्वेस्ट की है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ना मेरे लिए गाड़ी 4 व्हीलर क्या है कि बुक करवा दो, एक ड्राइवर रखवा दो जिसकी मदद से मैं रोज़ सुबह 5 बजे बुरहानपुर के किले में पहुँच जाऊँ और अश्वत्थामा के दर्शन में कर लूँ। दामाद भी सोचता है कि अजीब बात कर रहे हैं यार ससुर जी, लेकिन करना तो पड़ेगा, उनकी ख्वाहिश पूरी। बहुत ज़्यादा प्यार जो करता था ससुर से अपने, वो 4 व्हीलर बुक करा देता है, एक ड्राइवर अच्छा वाला बुक करा देता है, और वो ड्राइवर अगले ही दिन टाइम पर पहुंच जाता है। सुबह 5 बजे वो उस असीरगढ़ के किले में पहुंचते हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि अरे शिव जी की पूजा करके तो कोई जा चुका है ऑलरेडी। परेशान हो जाते हैं कि अश्वत्थामा आज उनके पहुँचने से पहले पहुँच गए। 5 बजे आने से काम नहीं चलेगा, 4:30 बजे आना पड़ेगा। अगले दिन 4:30 पौने 5 के बीच पहुंचते हैं, फिर देखते हैं फिर वही पूजा करके चले गए। मतलब ऐसा करते 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 15 दिन बीत जाते हैं और इनकी तबीयत में और भी ज़्यादा बिगाड़ आने लगता है, मतलब इनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। घर के सभी लोग चिंतित थे कि पिताजी समझ नहीं रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, रोज़ सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हैं, अश्वत्थामा को देखने की ऐसी कौन सी जिद इनके मन में पड़ी हुई है, हमें समझ में आ ही नहीं रहा है। अब लगभग 15 दिन जैसे मैंने बताया क्रॉस हो चुके थे। ये एक चीज़ डिसाइड करते हैं और अपने दामाद को बोलते हैं कि आज मैं पूरी रात उस किले के आसपास रहूँगा, अश्वत्थामा को देखना चाहता हूँ। अब मुझे पता नहीं कि मेरी मृत्यु कब हो जाएगी, जीवन के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मेरी ख्वाहिश पूरी कर लेने दो मुझे। मैं आप लोगों को परेशानी नहीं दूंगा, केवल गाड़ी और ड्राइवर एक रात के लिए मुझे दे दो। ड्राइवर भी समझदार था बेचारा, थोड़ा समझ जाता है और रात के 10:30 बजे करीब वो लोग किले के सामने पहुँच जाते हैं। पूरी रात गाड़ी में बैठे बैठे बिताते हैं। ड्राइवर भी जागे जागे देख रहा था, ये भी जागे जागे देख रहे थे। सुबह के 6 बज जाते, लेकिन अश्वत्थामा तो अंदर जाते हुए दिखा ही नहीं। अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, बोली कैसी बात कर रहे हैं यार, क्या हो रहा है। वो उतरते हैं गाड़ी से, मंदिर के अंदर प्रवेश करके देखते हैं तो क्या, शिव जी की पूजा करके कोई ऑलरेडी जा चुका है। ये दंग हुए, ड्राइवर को आके सारी बात बताए। दोनों हैरान हुए क्योंकि दोनों पूरी रात सुबह होते तक टकटकी लगाए हुए उस रास्ते को देख रहे थे, लेकिन कोई अंदर जाते हुए दिखा ही नहीं था। फिर कैसे किसी ने पूजा करके ऑलरेडी जा चुका है। ये अंदर ही अंदर समझ जाते हैं कि शायद अश्वत्थामा जी ही मुझे दर्शन देना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब दर्शन नहीं देना चाहते तो क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मरूंगा ज़रूर। मैं अपनी आखिरी सांसें इसी भूमि पर लूँगा जहाँ पर अश्वत्थामा की प्रेजेंस है। दरअसल इनकी बेटी का जो घर था असीरगढ़ के किले से यही कोई 10-12 किलोमीटर की दूरी पर रहा होगा। बोले मैं अपनी बेटी के घर पे अपनी आखिरी सांसें काटूंगा। लेकिन कुछ दिन और बीतते हैं और वो वाली टाइम लिमिट चली जाती है जो टाइम लिमिट डॉक्टर ने उन्हें दिया था कि आपकी मृत्यु 1 महीने में होने वाली, वो 1 महीने वाली टाइम लिमिट खत्म हो चुकी। ये सोचे कि यार कैसे मैं मरा कैसे नहीं। घर वाले बच्चे लोग तो काफ़ी खुश हुए, लेकिन ये सोचे कि अब तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं लग रही है। डॉक्टर ने झूठ तो नहीं बोला था। अब इनका चेकअप कराया जाता है बुरहानपुर में, तो क्या पता चलता है ये नहीं मरने वाले। इनका जो कैंसर था वो रिकवर कर रहा है, मतलब चमत्कारी तरीके से ठीक हो रहा है। जैसे ही सभी लोगों ने ये बात सुने तो काफ़ी ज़्यादा अचंभे में आए और आने वाले और 1.5 महीने तक संजय जोशी अपनी बेटी के घर पर रहे और पूरी तरह से मानो कि रिकवर ही कर लिए। अब ये चलने फिरने लगे थे, हंसने खेलने कूदने सब करने लगे थे, मतलब ये इनकी लाइफ पूरी बैक टू द नॉर्मल, बैक टू द ट्रैक हो चुकी थी। अब बोलते हैं कि बहुत हो गया यार बेटी दामाद के घर पे, अब इतने दिन थोड़ी अच्छा लगता है, मैं जाऊंगा वापस नवसारी के गांव में और अपने बेटे बहू के साथ ही रहूंगा, वहीं पर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें काटूंगा। खैर यहाँ पर रह लिया, बहुत अच्छा लगा। इनके मानो कि कुछ
अलग सही, मतलब दिमाग पूरी तरह से अब इनका नॉर्मल हो गया। अश्वत्थामा वाली बात भी इनके मन से ऐसी खत्म हो गई। लेकिन जब ये लौटने के लिए ट्रेन में बैठे तो एक ही चीज़ सोच रहे थे, यार जीवन में जब मरूंगा तो इस चीज़ का मलाल ज़रूर रहेगा कि अश्वत्थामा के दर्शन नहीं हो पाए। मन दुखी था और आंखों से आंसू छलक पड़े थे। ट्रेन भी आगे बढ़ चुकी थी और अभी रात का वक्त हुआ और पता नहीं सुबह कब आ गई पता ही नहीं चला। और सुबह में ट्रेन 4:30 बजे करीब का टाइम रहा होगा, आगे ही नहीं बढ़ रही है ट्रेन की। नींद खुली तो पाए कि मुंबई में ट्रेन रुकी हुई है और आधे पौन घंटे से आगे बढ़ी ही नहीं है। इनको बड़ा टेंशन और मानो कि हार्ट में थोड़ा दर्द सा हो रहा था। इनके मन में घबराहट आई कि अरे ट्रेन में कुछ तो नहीं होने वाला है मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, मानो बीपी अप डाउन हो रहा है, बहुत टेंशन में आ गए। अचानक से नज़र घुमाते हैं तो क्या पाते हैं कि सामने सारे लोग सो रहे थे ट्रेन में। आज सुबह सुबह का वक्त था। सामने एक आदमी बैठा हुआ जो बहुत लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है। अंधेरा था इसलिए बाहर की हल्की हल्की रोशनी से इसका हल्का हल्का चेहरा दिखाई दे रहा था। इन्हें ऐसा लगा कि अरे मुंबई है, और मुंबई में 1983 के टाइम पे तो थोड़ा सा दबदबा था ना, मतलब गुंडे लोगों का। तो ये टेंशन में आते कि कोई गुंडा तो नहीं आ गया है। ये नीचे उतरते हैं और बोलते हैं कि क्यों भाई, क्या बैठे हुए यहाँ पे, कौन हो, अपना नाम तो बताओ। तो सामने बैठा हुआ लंबा चौड़ा आदमी कुछ नहीं कहता है, केवल एक मुस्कुराहट देता है और बोलता है कि अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे, आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, थोड़ा नॉर्मल आवाज़ में बात कीजिए, नहीं तो आपको कोई तकलीफ होगी। चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत भी खराब लग रही है। क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं आप? अब वृद्ध आदमी थोड़ा सा नॉर्मल होता है कि चलो सामने बैठा हुआ आदमी शरीर से भले ही जैसा भी हो, बात तो अच्छे से कर रहा है ना। तो इनने एक बुक को जज कर लिए थे केवल कवर देख के। अब बुक को खोले थे, मतलब उस आदमी से बात कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि नहीं आदमी तो बड़ा अच्छा है। बताते हैं कि नवसारी के पास के एक गांव में मेरा घर है और बस अपनी जीवन की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने गया था जो कि पूरी नहीं हो पाई, तो बड़ा दुख है। तो सामने बैठा हुआ आदमी कहता है कि किस बात का दुख है, कैसे आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, आपको कहीं खाने पीने का ज़्यादा शौक तो नहीं है? अचानक से संजय जी बोलते हैं अरे आप तो बिल्कुल सही पकड़े हैं, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है और मिठाइयाँ तो खासकर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और रसगुल्ले आहा बात ही मत करो। सामने बैठा हुआ आदमी कहता है तो अरे क्या बात कर रहे हैं, आप मुंबई में है और यहाँ से बिना खाए पिए आप आगे बढ़ जाएंगे? आपने कहे ना कि आपको ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो अभी ट्रेन से उतरिए, ख्वाहिशें पूरी कीजिए और फिर उसके बाद घर जाइए। आगे एक दुकान बताता हूँ, रसगुल्ले बहुत अच्छे मिलते हैं, आसपास खाने की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती है। सुबह सुबह दुकान खुल जाती है भाई, उसके थोड़ी ही आगे बस स्टॉप है, वहाँ से आपको नवसारी की बस मिल जाएगी, बड़े ही आसानी से पहुँच जाओगे। कहाँ ट्रेन की चिकचिक में लगे हुए हो यार, उठाओ बैग और ख्वाहिशें पूरी करो अपनी। और वो भी सोचते हैं कि बिल्कुल सही तो कह रहा है आदमी, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब मर जाऊँ। उठाता हूँ बैग और अपनी आखिरी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, मिठाई खाऊंगा, मुंबई के अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा, फिर उसके बाद घर जाऊंगा। बैग उठाते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, तो पीछे बैठा हुआ आदमी, अभी भी सब ट्रेन में सो रहे थे, केवल वो आदमी ही जाग रहा था। पीछे बैठा हुआ आदमी आवाज़ लगाता है, अरे संजय जोशी जी, आपके पास उतरने से पहले अगर हल्दी और तेल होगा तो मुझे दे सकते हैं क्या? मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। अपना सर थोड़ा आगे बढ़ाता है और दिखाता है कि यहाँ पर, मतलब बाहर से जो हल्की सी रोशनी आ रही थी, उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ता है और दिखाता है कि यहाँ पर उसके चोट लगी हुई है। मुझे चोट लगी हुई है काफ़ी सालों से, ठीक नहीं हो रही है, दर्द भी काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर आप हल्दी और तेल दे देंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। संजय जी बोलते हैं कैसी बात कर रहे हो यार, आदमी बड़े समझदार से लगते, लेकिन ऐसी बिना समझदारी वाली बात कैसे कर रहे हो, मैं तो ट्रेन से जा रहा हूँ, हल्दी तेल कहाँ लेके घूमूंगा। नहीं है भाई, आप बैठो, आपका जब गांव आ जाए, जहां आप उतरने वाले हो वहां पे आप हल्दी तेल लगा लेना और ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी तकलीफ ठीक हो जाए। ऐसा बोल के वृद्ध संजय जोशी जैसे नीचे उतरता है, ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। संजय जोशी बोलता है वाह रे मेरी किस्मत, किस्मत क्या चाह रही है कि मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करूं, चलो कोई नहीं। ऐसा बोल के जब वो वापस से बैग उठा के आगे बढ़ रहे होते, स्टेशन से निकलने ही वाले होते, कि अचानक से उनके दिमाग की बत्ती जलती है और ये याद आता है कि अरे इस आदमी को मेरा असली नाम कैसे पता, मैंने बताया ही नहीं था कि मेरा नाम संजय जोशी है, तो फिर इसने मुझे संजय जोशी कह के कैसे पुकारा। शायद बोल दिया होगा, बुढ़ा हो गया हूँ, अच्छे से याद नहीं रहती ये चीज़ें। खैर ऐसी सोच के साथ अभी भी इनके मन में बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी, बीपी अप डाउन, यहाँ पे एक पेन सा बना हुआ था, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। मन में घबराहट थी कि कहीं आज मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा,
नहीं, मैं यहाँ तो नहीं मरना चाहता, या तो अपने घर पे मरूंगा या तो बुरहानपुर में मर जाता तो ही अच्छा था। अब क्या बोलते हैं, थोड़ी आगे बढ़ते और स्टेशन से आगे ही वो रसगुल्ले की दुकान थी जो ट्रेन वाले आदमी ने बताया था। रसगुल्ला वहाँ से लेते हैं, डब्बा खोलते हैं, उठा के पहला बाइट लेने ही वाले थे कि फिर से दिमाग की बत्ती जली। बोले अरे बाप रे, ये क्या हो गया। दौड़ते हुए गए रसगुल्ले वाले के पास, बोले पेन दो, कागज दो। पेन और कागज की मदद से पूरा किस्सा लिख डालते हैं, जो कुछ भी घटना इनके साथ बीती सारी चीज लिख देते हैं पेपर में और फोल्ड करके जेब में डाल लेते हैं। अब अचानक से इन्हें सामने दिखाई दिया बस स्टॉप भी। वो आदमी ने बताया था सामने ही बस स्टॉप दिखे, सामने बस स्टॉप है और नवसारी जाने वाली बस लगी हुई थी। एक कंडक्टर जो कि पहचान का ही था, नवसारी चलो चिल्ला रहा था। इन्होंने सोचा कि ठीक है नवसारी जाऊंगा। अब चेस्ट का पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, काफ़ी ज़्यादा। ये अपना पहला कदम जैसे ही आगे बढ़ाते और मेन रोड में पहुंचते ही हैं, ये अचानक से आंखों के सामने एकदम वैसा होता है, ब्लैंकिश होता है और तेज रफ्तार से ट्रक आकर इन्हें उड़ाकर कुचल कर आगे बढ़ जाता है। जितने लोग वहां पर मौजूद थे इस मंजर को देखकर ऊपर से नीचे तक कांप जाते हैं। वो कंडक्टर ने भी ये मंजर देखा, पाया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। भागते हुए आया, संजय जोशी की नब्ज चेक किया, लेकिन अब कोई भी गुंजाइश नहीं थी। जैसे तैसे करके इनके परिवार में, मतलब इनके बेटी, बहू और दामाद बेटी और पोते को इन्फॉर्म किया गया। इनकी डेड बॉडी जब इनके बेटे को बरामद हुई, इनका कुर्ता जो था उसके जेब में हाथ डालकर वो लेटर निकाला गया। पढ़े ना इन लोगों ने तो पैरों तले जमीन निकल गई, आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, क्योंकि उस लेटर के आखिरी हिस्से में क्या लिखा होता पता है? आखिरी लाइन में, अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई, मुझे अश्वत्थामा ने दर्शन दिए। जैसे ही उन लोगों ने ये बात पढ़े पूरा लेटर, हैरान थे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसी कंडीशन पर क्या प्रतिक्रिया दे। लेकिन जो कुछ भी हो, शायद संजय जोशी की जो आखिरी ख्वाहिश थी पूरी हो गई थी। शायद उस सुबह अश्वत्थामा उन्हें दर्शन देने के लिए खुद आए थे। खैर, उनके पोते अनिल जोशी ने ही ये पूरी की पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या एक कोइंसिडेंस था या फिर सचमुच में एक ऐसा चमत्कार जिसे हम चाह कर भी इस जीवन में समझ नहीं सकते? कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर पसंद किए तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, ताकि आपके साथ सभी लोगों का मनोरंजन हो। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना भाई, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए, नहीं तो कुछ नहीं, कल फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।